हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, ये क्लास आपके एमएड थर्ड सेमेस्टर की है और ये क्लास स्पेशल लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। लेकिन यदि आप किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, लाइक DU, HCU आपका, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी, या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या वीर बहादुर BBSPU से बिलोंग करते हैं और आपके सेमेस्टर में ये पेपर एग्जिस्ट करता है एंड उस पेपर में जो आज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक इंक्लूड है, तो आप इस सेशन से बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग हम लोग एमएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जिस पेपर को पढ़ रहे हैं उस पेपर का नाम है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधारभूत तत्व, उस पेपर को हम लोग पढ़ रहे हैं और इस पेपर में हम लोग यूनिट 1 को पढ़ चुके हैं, यूनिट 2 को भी पढ़ चुके हैं और हम लोग यूनिट 3 को अभी पढ़ रहे हैं लगातार। यूनिट 3 में हमने कुछ टॉपिक को कवर कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, मैकेनिज्म, थ्योरीज और नीड क्या होती है सोशलाइजेशन का, एजुकेशन और सोशलाइजेशन के बीच में क्या संबंध है, वो चीज़ भी हमने देख लिया है। सोशलाइजेशन का आज अंतिम पॉइंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सोशलाइजेशन से रिलेटेड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की एक उप प्रणाली के रूप में शिक्षा। हमें आज ये पढ़ना है कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो कैसे उप प्रणाली है समाजीकरण की, यानी सोशलाइजेशन की। यानी सोशलाइजेशन जिस प्रक्रिया के बारे में बताता है, जिस प्रक्रिया की बात करता है, उसी प्रक्रिया को शिक्षा के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए हम शिक्षा को समाजीकरण की उप प्रणाली बोलते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एमएड चारों सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं और ये जो क्लासेस है बहुत ही क्वालिटेटिव होती हैं, गुणवत्तापूर्ण क्लासेस होती हैं। हम बिल्कुल अच्छे से आपको समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि सरल से सरल लैंग्वेज के थ्रू आपको जो चीज़ें हैं वो समझाई जाएं और आपके जो आपकी जो आपकी क्लास की गुणवत्ता है उससे किसी भी प्रकार का समझौता न हम करें, ऐसा हम ध्यान रखते हैं। तो चलिए, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आपके घर में कोई आपके छोटे भाई बहन हैं या फिर कोई आपके जूनियर हैं जो कि अभी टीचर ट्रेनिंग कोर्स बीएड कर रहे हैं या फिर वो नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके कोई सीनियर हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। चाहे फिर एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप दोनों को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होगा, एग्ज़ाम के समय आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ, इस पेपर के PYQ आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे एग्ज़ाम के समय। तो आप टेलीग्राम चैनल को किसी भी कीमत पे और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है आपके सामने है एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोशलाइजेशन, शिक्षा समाजीकरण की उप प्रणाली के रूप में। इस टॉपिक को मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें भी कवर कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि क्यों हम शिक्षा को समाजीकरण की उप प्रणाली सब सिस्टम बोलते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, लेकिन उसमें
सेपरेट आंसर नहीं था इसका, क्योंकि उस पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, तो उसका आंसर हम लोग उसमें तैयार कर रहे थे। उसका आंसर कैसे लिखेंगे एग्जाम में, उसके ऊपर हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। तो वो एक कह सकते हैं कि व्यापक क्लास थी। और ये जो आज का टॉपिक है एजुकेशन एज ए सब सिस्टम ऑफ सोशलाइजेशन, ये एक सेपरेट टॉपिक है और इसी पे आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षा समाजीकरण की उप प्रणाली के रूप में कैसे कार्य करती है, वर्णन कीजिए या समझाइए, तो आप इसका सेपरेट रूप से आंसर कैसे लिखेंगे। तो चलिए इसी चीज़ को समझेंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे हम समझेंगे। समाजीकरण एक ऐसी प्रणाली है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि समाजीकरण क्या है। एक प्रकार का सिस्टम है, एक प्रणाली है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो किसी भी प्रणाली का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा जैविक प्राणी को, बायोलॉजिकल बींग को सामाजिक प्राणी में ले जाया जाता है, यानी कन्वर्ट किया जाता है। तो सोशल बींग, बायोलॉजिकल बींग टू सोशल बींग की जो क्रम है समाजीकरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम एक बायोलॉजिकल विंग होते हैं, जैविक प्राणी होते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे शिक्षक के द्वारा, हमारे कम्युनिटी के लोगों के द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं और उसी क्रम में हमारे पर्सनालिटी का निर्माण होता है और हम सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण जिससे होता है, हम जिस चीज़ से सामाजिक प्राणी बन पाते हैं, वो चीज़ है समाजीकरण। हम समाज से इंटरेक्शन करते हैं। जब भी हम जन्म लेते हैं तो हम सॉलिट्यूड में, हमारा पर्सनालिटी विकसित नहीं होता है, यानी शून्य की अवस्था में हमारा व्यक्तित्व कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनसे हम इंटरेक्शन करते हैं और हमारे अंदर जो सामाजिक योग्यता है वो विकसित हो जाती है। तो समाजीकरण एक प्रकार की प्रणाली है जिसमें कि जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में ले जाने का काम होता है। और ऐसा जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने के लिए एक संरचना होती है, यानी कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है उसकी प्रॉपर एक व्यवस्था होती है कि इस प्रकार से किसी भी बच्चे का समाजीकरण किया जाएगा। तो समाजीकरण करने के लिए जो संरचना है उसमें शिक्षा का बहुत ही अहम रोल है। आपको ये चीज़ समझना होगा कि समाजीकरण करने का जो प्रमुख साधन है वो शिक्षा है आपका। शिक्षा के द्वारा ही कंप्लीट सोशलाइजेशन का काम हो पाता है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझना है कि शिक्षा इस कार्य में प्रमुख भूमिका निभाती है। यह बच्चों को समाज के योग्य सदस्यों के रूप में तैयार करती है। तो इसलिए हम शिक्षा को क्या बोलते हैं, समाजीकरण की उप प्रणाली बोलते हैं, क्योंकि समाजीकरण करने का सबसे प्रमुख जो साधन है, जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है, वो शिक्षा है। इसके बाद हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि मूल रूप से समाजीकरण के अंतर्गत समाज की परंपराओं को सिखाया जाता है, समाज के शिष्टाचार को सिखाया जाता है, समाज में जो रीति रिवाज, कल्चर, सिविलाइजेशन उपलब्ध है उससे हम परिचित होते हैं। साथ ही साथ हम मोरालिटी सीखते हैं, नैतिकता क्या होती है। समूह में व्यवहार करना भी हम समाजीकरण के थ्रू ही सीखते हैं, क्योंकि अगर हम जन्म हमारा हो और हमें रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, हमारे आसपास कोई ना हो, तो फिर हम समूह में रहना नहीं सीख पाएंगे। हमारा जन्म परिवार के बीच में होता है, फिर परिवार से थोड़ा सा आउट होके हम कम्युनिटी से इंटरेक्शन करते हैं, नेबरहुड से इंटरेक्शन करते हैं, तो हम समूह में व्यवहार करना सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जिम्मेवारी समाजीकरण के ऊपर होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही शिष्टाचार भी सिखाना होता है, रीति रिवाज भी सिखाना होता है, मोरालिटी, लिविंग, ग्रुप लिविंग, ये सारी चीज़ें सिखाने की अकाउंटेबिलिटी समाजीकरण की होती है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो विद्यालय के अंदर बच्चों के जो शिक्षक होते हैं, बच्चों के जो टीचर होते हैं, वो भी बच्चों को यही सब तो सिखाते हैं।
भाई आप स्कूल में जब आपका प्रवेश होता है, जब आपके माता पिता आपको स्कूल में कभी भी दाखिला दिलाए होंगे, आपका एडमिशन कराए होंगे, तो जो आपके टीचर होंगे वो आपको समाज की परंपराओं को सिखाते होंगे। सावधान की मुद्रा में आप जब असेंबली में जाते होंगे प्रेयर करने के लिए, तो सावधान की मुद्रा में कैसे खड़ा होना है, राष्ट्रगान करते समय कैसे आपको संयम रखना है, और किसी भी प्रकार का जो आप बीच में हंसे ना, इधर उधर ना देखें, तो कैसे कंसंट्रेट करना है। शिष्टाचार आपको सिखाया जाता है कि आप अपने माता पिता को घर में जाइएगा तो सुबह शाम पैर छूकर आशीर्वाद लीजिएगा, अपने टीचर को गुड मॉर्निंग विश कीजिएगा। रीति रिवाज सिखाए जाते हैं, मोरालिटी सिखाया जाता है कि कभी भी आपको लंच अपना नहीं करना है, लंच की प्रॉपर एक घंटी लगेगी तो उसमें आपको करना है, तब तक आपको धैर्य का, पेशेंस का परिचय देना है। ग्रुप लिविंग, आप जब एक क्लास में आपका प्रवेश होता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आपके लिए कोई अलग क्लास की व्यवस्था नहीं होती, तो आपको समूह में रहना भी सिखाया जाता है। तो जो अकाउंटेबिलिटी समाजीकरण की है, उसको पूरा करने का काम कौन कर रहा है? उसको पूरा करने का काम विद्यालय कर रहा है, स्कूल कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इस स्कूल है, जो एजुकेशन है, वो समाजीकरण की, सोशलाइजेशन की उप प्रणाली है, सब सिस्टम है, बायां हाथ है कह सकते हैं। उसके बिना समाजीकरण करना असंभव है। ये चीज़ है, हम समुदाय के द्वारा, परिवार के द्वारा, नेबरहुड के द्वारा बच्चों का समाजीकरण जरूर करते हैं, लेकिन उस समाजीकरण को जो पूरा करने का कार्य करता है, उस समाजीकरण में जो भी करेक्शन करना होता है, वो सारा चीज़ विद्यालय ही करता है। विद्यालय में हमें कुछ भी नहीं सिखाया जाता है, वांछित चीज़ें सिखाई जाती हैं, वांछनीय चीज़ें जो हमारे लिए अनुकूलित हैं। तो इसलिए हम विद्यालय को समाजीकरण की उप प्रणाली बोलते हैं। चलिए आगे क्या है। देखिए, कोर्सेस पॉइंट एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एमएड की क्लासेस चलती हैं, लेकिन इस हिसाब से चलती हैं कि हम आपको 5 या 10 मिनट का कोई भी लेक्चर सिर्फ नोट्स बना के प्रोवाइड नहीं करा देते हैं। और जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो जब आपको पढ़ाते हैं तो सिर्फ जो भी पीडीएफ होता है उसको सिर्फ पढ़ देते हैं, समझाने से कोई भी मतलब नहीं रखते हैं, या फिर थोड़ा बहुत वो जो भी शब्द हैं उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करते हैं। तो कोर्सेस पॉइंट एजुकेशन प्लेटफॉर्म इस चीज़ के लिए ही जाना जाता है कि हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे जो पकड़ है वो मजबूत करते हैं, आपकी एक एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, और बिल्कुल आपको उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। हम चर्चा करते हैं आपके साथ, आराम से 30-40 मिनट की क्लास होती है, और आपको हम कोशिश करते हैं कि ऐसा समझाया जाए कि जिससे आपको ये कमी महसूस न हो कि महाविद्यालय में आप उपस्थित नहीं हैं। बिल्कुल आपको आपके विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के जैसी क्लास लगे। तो यहाँ पर आपको गुणवत्तापूर्ण क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जो हमारा प्रयास है, हम एमएड जो 4 सेमेस्टर हैं, हमारी एक कोशिश है, हमारा एक लक्ष्य है कि चारों सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर उपलब्ध करा दी जाएं, ताकि किसी भी टीचर ट्रेनी को पढ़ाई करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, उसे ये ना लगे कि हमारे पास पढ़ने के लिए कोई भी मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला स्टेटमेंट है कि विद्यालय का यह दायित्व तो होता है कि वह अपने बच्चों में वांछित मूल्यों का विकास करे, जिसके लिए विद्यालय बालक का समाजीकरण करता है। ठीक है, विद्यालय समाजीकरण करने का प्रयास क्यों करता है? क्योंकि वो समाजीकरण के थ्रू ही अपने बच्चों में वांछित मूल्यों का, यानी कि अच्छे मूल्यों का विकास कर सकता है। ऐसे मूल्यों का विकास कर सकता है जिसे समाज स्वीकार करता है, और वो मूल्य उच्च मानदंड के होते हैं। तो मूल्यों का विकास करने के लिए अपने बच्चों में, अपने विद्यार्थियों में विद्यालय को समाजीकरण की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो इसीलिए विद्यालय में जब आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे हर कदम पे
आपका समाजीकरण हो सके, ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पे बना दिया जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो क्लासरूम होता है उसमें बहुत सारे चित्र बनाए होते हैं दीवारों पे, ताकि आप उससे इंटरेक्शन कर सकें, आपका समाजीकरण हो सके, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, यह समाजीकरण, जो विद्यालय आपका समाजीकरण करता है वो किसकी सहायता से करता है? वो करिकुलम की मदद से करता है। जो पाठ्यचर्या होता है, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आपका एक प्रॉपर करिकुलम होता है कि इतने लेसन पढ़ने हैं, इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इतने को करिकुलर एक्टिविटीज करने हैं। तो जो विद्यालय होता है वो करिकुलम के मदद से आपका सोशलाइजेशन करने का कार्य करता है, और करिकुलम के अंदर आपका सिलेबस आ जाता है और पाठ्य सहगामी क्रियाएं आ जाती हैं। तो सिलेबस और को करिकुलम एक्टिविटीज को ऐड करके विद्यालय बालक का सर्वांगीण विकास करने का कार्य करता है, यानी हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट सोशलाइजेशन करने का काम करता है। ये सारे आर्गुमेंट हम इसलिए पेश कर रहे हैं ताकि ये चीज़ हम साबित कर सकें कि जो विद्यालय है वो समाजीकरण की उप प्रणाली है, बायां हाथ है। विद्यालय को यदि हम निकाल दें तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए, एक डायग्राम है छोटा सा जिसमें कि हम ये देखेंगे कि जो विद्यालयी समाजीकरण है, जो विद्यालय में समाजीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है, किन किन चीज़ों के द्वारा विद्यालय समाजीकरण करने का कार्य करता है, और जो विद्यालय का अधिकतर समय है, अधिकतर क्रियाएं हैं, जो अधिक से अधिक एक्टिविटीज विद्यालय कराता है, वो किस चीज़ के लिए कराता है। तो आप देखने को पाएंगे कि विद्यालय में अधिक से अधिक जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारे बच्चों का सही तरीके से सोशलाइजेशन हो सके इसीलिए होती हैं। तो आप स्टार्टिंग से देखिएगा कि विद्यालय समाजीकरण की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज़ आता है विद्यालय सभा। विद्यालय में सभा होती है, और सभा में क्या होता है, आप देखे होंगे कि प्रार्थना जब आपको सुबह में कराया जाता है, प्रेयर, असेंबली लगती है, असेंबली की घंटी लगती होगी, सारे बच्चे ग्राउंड में चले जाते होंगे और वहाँ पे आपका प्रेयर होता होगा, प्रेयर के बाद राष्ट्रगान होता होगा, और ये चीज़ समुचित रूप से होता होगा। समुचित रूप का मतलब शिक्षक भी मौजूद होते होंगे, प्राचार्य जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो भी मौजूद होते होंगे, जो छात्रगण हैं, बालक बालिकाएं, वो भी मौजूद होते होंगे, और जो थर्ड ग्रेड के कर्मचारी हैं, प्यून हो गया, ड्राइवर हो गया, वो सारे लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं, चाहे फिर क्लीनर हो गया। तो जब यहाँ पे आपको असेंबली में प्रेयर कराया जाता है, राष्ट्रगान कराया जाता है, जिससे कि हम नेशनल एंथम बोलते हैं, वो कराया जाता है, तो बच्चों में किस चीज़ का विकास होता है, बच्चे ध्यान करना सीख जाते हैं, क्योंकि प्रेयर के समय या फिर राष्ट्रगान के समय बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपको दाएं बाएं इधर उधर नहीं देखना है, एक प्रकार का चेहरे पे गंभीरता रखनी है, और बिल्कुल ही संयमित तरीके से पेशेंस रखते हुए आपको राष्ट्रगान का वाचन करना है, प्रार्थना का वाचन करना है। तो उससे बच्चों में ध्यान विकसित होता है, वो कंसंट्रेट करना सीख जाते हैं, बच्चों में डिसिप्लिन भी विकसित होता है, क्योंकि उस समय वो बिल्कुल नियम का पालन करते हैं। सर्वधर्म संभाव भी उनके अंदर विकसित होता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो हमारा प्रेयर है, हम सरस्वती माँ की वंदना करते हैं, और सरस्वती माँ की जो वंदना है हमारे हिंदू परंपरा से निकली हुई है। तो बच्चों में किसी भी रिलीजन के कोई भी बच्चे हों, वहाँ पे इस पे कोई भी काउंटर क्वेश्चन नहीं करता है, सभी बच्चे करते हैं। चाहे फिर आप देख लीजिएगा जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, सेंट फ्रांसिस, ये सब जो नाम होता है, उसमें आप देखेंगे कि जीजस का प्रेयर कराया जाता है। तो उसमें फिर चाहे फिर हिंदू रिलीजन का बच्चा हो या फिर इस्लाम रिलीजन का बच्चा हो, वो सारे उसको करते हैं। तो वहाँ पे सर्व धर्म स्वभाव विकसित होता है बच्चों के अंदर कि सभी धर्म एक हैं, सभी धर्मों के प्रति हमारा समान रवैया होना चाहिए, किसी भी धर्म के प्रति नीचा दृष्टिकोण हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उनमें प्रेम विकसित होता है, क्योंकि जितने भी प्रेयर होते हैं प्रेम, शांति, सद्भाव की बात करते हैं, तो बच्चा उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, उसका मीनिंग डिकोड करने की कोशिश करता है। तो वो उसको पता चलता है कि प्रेम, दया की बात हो रही है, परोपकार की बात हो रही है। सहयोग भी इसी के द्वारा सीख पाते हैं, क्योंकि जब आप देखते होंगे प्रेयर या फिर राष्ट्रगान के लिए जब बच्चे जमा होते हैं तो उनको एक रो में खड़ा कर दिया जाता है ऐसे।
तो सबको बताया जाता है कि आप सहयोग करो, एक दूसरे से ज़्यादा मतलब सबको लाइन में लगने दो, किसी को लाइन से निकालो नहीं, धक्का मुक्की न करो। तो सहयोग की भावना विकसित होती है, सहानुभूति, सेवा भाव। जब राष्ट्रगान वो रोज दोहराते हैं तो वो अपने राष्ट्र के प्रति सेवा का भी भाव उनमें विकसित होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि विद्यालय में विविध पर्वों का आयोजन भी किया जाता है। विविध पर्वों का आयोजन में हम देख सकते हैं कि 15 अगस्त के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी के अवसर पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। उसके बाद गौतम बुद्ध की महात्मा बुद्ध जयंती हो या फिर गुरु नानक का आपका जो देव प्रकाश का पर्व होता है, देव दीपावली, वो भी मनाया जाता है। रहीम दास जी की जयंती मनाई जाती है, संत रविदास की जयंती, दयानंद सरस्वती जी की, स्वामी विवेकानंद जी की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, इन सारे महान पुरुषों की जयंती मनाई जाती है। तो इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम का भाव विकसित होता है, राष्ट्रीय एकता का भाव विकसित होता है, राष्ट्र सेवा का भी भाव विकसित होता है। इन तीनों ही चीज़ के लिए वो प्रेरित होते हैं। और जब उनको महात्मा बुद्ध के बारे में बताया जाता है, चाहे फिर गुरु नानक के बारे में बताया जाता है या फिर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया जाता है, तो बच्चे उनके जैसे बनने का कोशिश करते हैं। उनके जो गुण थे व्यक्तिगत जीवन में, वो उन गुणों को वो अपने अंदर धारण करने का, डेवलप करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके द्वारा भी बच्चों का सोशलाइजेशन यहाँ पे होता है। इसके बाद विद्यालय में आप देखेंगे कि फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जैसे कि हम शारीरिक क्रियाएं बोलते हैं, खेलकूद कराया जाता है, योग कराया जाता है, व्यायाम कराया जाता है। और इन खेलकूद योग व्यायाम के द्वारा विद्यालय क्या करता है, सर्वांगीण विकास करने का संभव प्रयास करता है, क्योंकि सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ा के हम बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। उनका शारीरिक विकास भी सही तरीके से होना चाहिए, जिसके लिए खेल कूद योग व्यायाम ये सब कराया जाता है। और जब बच्चे खेलते हैं या जब खेल होता है तो उसमें उनके अंदर न्याय का भाव विकसित होता है कि चीटिंग नहीं करनी है, सही से खेलना है, सहयोग करना है एक दूसरे को, अपने प्रतिद्वंदी को भी, मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, हमें एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा करना है, किसी भी साजिश के तहत या किसी भी बैक स्टेज के द्वारा उसे पराजित करने का कोशिश नहीं करना है। सहिष्णुता, सहनशीलता होनी चाहिए, नेतृत्व शैली का विकास होता है, क्योंकि जब भी कोई खेल होता है तो उसमें उसका कैप्टन होता है या फिर कोई प्रमुख होता है। बच्चों के अंदर संयम का भी विकास होता है। एक खेल में बच्चा यदि कोई हार गया तो उसे ये समझना होगा कि अगला जो खेल होगा उसमें मैं जीत सकता हूँ, तो जब तक मैं जीत नहीं जाता हूँ तब तक मुझे संयम रखना है, साहस भी रखना होता है, उसे जीतने का धैर्य भी उसे बनाकर रखना होता है। तो ये चीज़ है, इन सभी चीज़ों के द्वारा बच्चों का सोशलाइजेशन होता है और ये सारे गुण उनके अंदर विकसित होते हैं। चौथा चीज़ जो है, विद्यालय समाज कल्याण संबंधित एक्टिविटीज़ भी कराता है, सोशल वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें आपका एनसीसी आता है, नेशनल कैडेट कोर्स। एनसीसी में आप लोग बहुत सारे लोग भाग भी लिए होंगे। यदि आपने एनसीसी में भाग लिया था तो आप कमेंट में हमें बताइएगा कि एनसीसी या फिर स्काउटिंग आप कभी किए हैं या नहीं। अगर आप बीएड किए हैं तो आप स्काउटिंग तो ज़रूर ही किए होंगे, क्योंकि बीएड के अंदर आपके सिलेबस में ये इंक्लूड है। अगर आप एमजी केवीपी से बिलोंग करते हैं तो एमजी केवीपी से यदि आपने बीएड किया है तो। इसके बाद समाज कल्याण संबंधित क्रियाओं में रेड क्रॉस एंड प्राइमरी हॉस्पिटल भी कराया जाता है, कि कैसे ट्रैफिक रूल होते हैं उससे परिचित कराया जाता है, प्राथमिक उपचार का क्या व्यवस्था होता है उससे अवगत कराया जाता है, समाज सेवा क्लब के बारे में बताया जाता है, और बहुत सारे कैंप भी लगवाया जाता है बच्चों से, जिस कैंप में बाढ़ पीड़ितों व आपदा प्रभावित लोगों की हम मदद करते हैं। और ये सारी चीज़ करने से बच्चों के अंदर सहभागिता, पार्टिसिपेट करने का गुण विकसित होता है, सेवा का भाव विकसित होता है कि हमें ऐसे लोगों की सेवा करना चाहिए जिन्हें मदद की आवश्यकता है, जो असहाय हैं, निर्बल हैं, निराचार हैं। सच्चाई की भावना विकसित होती है कि हम सत्य के राह पे हैं, जो हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। निष्पक्षता का भाव विकसित होता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, जो असहाय है उसकी मदद करते हैं, और हम कैंप लगाकर मदद कर पा रहे हैं तो हम आत्मनिर्भर भी हैं। तो ये चीज़ है, तो इसका भी गुण विकसित होता है। वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं कि अब हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं।
इस चीज़ से, ठीक है। तो ये विद्यालय की जो अत्यधिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप देख सकते हैं, चाहे फिर विद्यालय सभा हो, विविध पर्वों का आयोजन हो, शारीरिक क्रियाएं हो, समाज कल्याण संबंधित क्रियाएं हो, सभी के द्वारा बच्चों का कंप्लीट सोशलाइजेशन करने पर फोकस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम कह सकते हैं कि विद्यालय समाजीकरण का क्रियाशील, गतिशील, प्रत्यक्ष व औपचारिक साधन है। बिल्कुल बायां हाथ है कह लीजिए। विद्यालय को निकाल देंगे तो फिर समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः कभी पूरी नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ विद्यालय एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पाठ्यक्रम से ही नहीं बल्कि अपने पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा बालक और बालिकाओं में विभिन्न प्रकार के मूल्यों का निर्माण करता है और वह ऐसा समाजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करके बनाता है, ठीक है। विद्यालय एक ऐसा संस्थान है जो सिर्फ पाठ्यक्रम पे ही कार्य नहीं करता है बल्कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांवेगिक हर प्रकार के विकास करने का कार्य करता है। उस मूल्यों को निहित करने का काम करता है और ऐसा वह समाजीकरण की प्रक्रिया को अपनाकर उसको पूरा कर ही कर पाता है। विद्यालय के द्वारा समाजीकरण प्रणाली को पूरित किया जाता है। वे बच्चा समुदाय से कुछ सीख सकता है, परिवार से कुछ सीख सकता है, नेबरहुड से कुछ सीख सकता है, आस पड़ोस से, लेकिन वांछनीय रूप से, पूर्णतः रूप से, जिससे कि वो अपने भविष्य के लिए तैयार हो सके, कुछ व्यवसाय कर सके, अपने गृहस्थ जीवन को ठीक ढंग से चला सके, उसके लिए समाजीकरण करने का कार्य एकमात्र संस्था है जो कि विद्यालय करती है। तो इसलिए हम विद्यालय को समाजीकरण की उप प्रणाली बोलते हैं कि समाजीकरण का जो प्रमुख साधन है वो आपका विद्यालय है। गति, विद्यालय के द्वारा ही समाजीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की जाती है, इसलिए शिक्षा समाजीकरण की उप प्रणाली के रूप में समाज में विद्यमान है। इस समाजीकरण करना है तो सबसे पहले शिक्षा का साथ लेना होगा। तो आई होप कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है या आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। इसी लेक्चर में एक चीज़ हम और देखने वाले हैं कि पैटर्न ऑफ सोशलाइजेशन एट डिफरेंट स्कूल लेवल्स, कि विभिन्न विद्यालय स्तरों पर समाजीकरण का कैसा स्वरूप, हमें किस प्रकार का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। हम बात करेंगे प्री प्राइमरी लेवल, यानी कि बच्चा जब 1 क्लास में नहीं जाता है, प्ले ग्रुप में रहता है, तो उस समय बच्चों को सिखाने का क्या कोशिश किया जाता है। फिर हम बात करेंगे प्राइमरी लेवल पे और फिर हम बात करेंगे हायर सेकेंडरी लेवल पे। ये तीनों लेवल पे हम बात करेंगे कि बच्चों को क्या सिखाया जाता है और समाजीकरण का क्या स्वरूप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री प्राइमरी लेवल यानी पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्तर। जब बच्चा प्ले ग्रुप में रहता है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों का किस प्रकार से समाजीकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों को अच्छे संस्कार और शिष्टाचार आदि के विकास पर अत्यधिक बल दिया जाता है। आप सुने होंगे कि बच्चों को आप एकदम छोटे में जो गुण सिखा देंगे वो बच्चा जीवन भर उसको याद रखता है, क्योंकि उस समय बिल्कुल उसके अंदर एकाग्रता होती है, सारी चीज़ें होती है। बाद में वो विचलित होता है तमाम चीज़ों से, तो बाद में सीखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो माता पिता या शिक्षक जो होते हैं बचपन में ही बच्चों को जितने भी मोरालिटी सिखाने की कोशिश करते हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों के इस प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जाता है कि वे अपने माता पिता, भाई बहनों पर निर्भर बनना छोड़ सकें। आप देखे होंगे, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि मान लीजिए कि ये स्कूल है, क्या है, ये आपका स्कूल है और ये कोई छोटा सा बच्चा है और ये जैसे ही स्कूल में आया तो खूब रोने लगा, इतना रोने लगा कि पूछिए मत। वो अपने उसको डर लग गया कि ये मेरे जो पिताजी हैं ये मुझे कहाँ पे छोड़ के चले गए, क्योंकि वो थोड़ी जान रहा है कि स्कूल क्या है। तो उसको बहुत डर लग जाता है, बहुत रोने लगता है। तो उसके जो टीचर होते हैं तो वो टीचर बहुत लाड़ प्यार दुलार देते हैं, बहुत सारे खिलौने खिलाते हैं उसको, बच्चों के साथ इंक्लूड करते हैं। धीरे धीरे उसको ये आदत विकसित करते हैं कि वो अपने माता पिता को छोड़ सके, भाई बहनों के छोड़ के भी रहना सीख सके, तभी वो आगे पढ़ पाएगा स्कूल में। तो प्री प्राइमरी लेवल पे ये चीज़ सिखाया जाता है। बच्चा जब स्कूल में जाता है बहुत रोता है, लेकिन उसको बताया जाता है कि तुम्हारे पापा आएंगे, अभी तुम खेलो। बहुत सारे खिलौने दे दिए जाते हैं तो फिर वो तो फंस ही जाएगा लाल पीला हरा के चक्कर में।
चलिए, बच्चों के खिलौनों और खेल सामग्री आदि के आदान प्रदान द्वारा उनमें समानता को आत्मसात और व्यवहार में लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल में, तो सबको समान प्रकार का खिलौना दिया जाता है, जिससे कि बच्चों को ये पता चलता है कि हमको भी ऐसा खिलौना मिला है, उसको भी ऐसा खिलौना मिला है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होता है, तो वो समानता से भी धीरे धीरे परिचित होते हैं। चलिए, और उन्हें ये भी सिखाया जाता है किसी को आप मारिए मत, किसी का कुछ छीनिए मत, तो ये सारी चीज़ें सिखाया जाता है। देखिए, दूसरी चीज़ जो है, दूसरा लेवल जो है प्राथमिक विद्यालय स्तर, प्राइमरी स्कूल लेवल। प्राइमरी स्कूल लेवल में हम 1 से 8 को शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बात तो होती है 1 से 5 की, लेकिन हमने मिडिल को शामिल नहीं किया, तो 1 to 8 हम इसमें समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, इसमें विद्यार्थियों को विद्यालय समुदाय के जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। विद्यार्थियों के बीच काम की आदतों को विकसित किया जाता है, ताकि उन्हें साथी विद्यार्थियों के साथ सहयोग करने और शिक्षकों का विश्वास जीतने में मदद मिले। तो इसमें क्या होता है कि आप देखे होंगे कि जैसे ही बच्चा 1 to 5 या फिर 6 to 8 में होता है, तो उसे क्या करना होता है, अपना नोट्स कंप्लीट करना होता है। टीचर ने जो याद करने को दिया है वो क्लास में सुनाना होता है। किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें भाग लेना होता है और पुरस्कार जीतना होता है। तो बच्चा क्या करता है कि इन सभी चीज़ों में प्रथम आने की कोशिश करता है, तो वो विद्यालय का जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश करता है कि मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ। वो ऐसा अपनी प्रशंसा पाने के लिए भी करता है। और तो जो ये लेवल है, इस लेवल पे शिक्षक इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि अगर क्लास में टोटल 30 बच्चे हैं, तो 30 में से कितने बच्चे ऐसे विद्यार्थी के रूप में अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, जिन्हें कि कहा जाता है कि ये तो स्कूल का सबसे बेहतरीन बच्चा है, ठीक है। तो वो ऐसा साबित करने के लिए अपना नोट्स कंप्लीट करते हैं, जो टीचर देता है वो सुनाते हैं, और 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, चाहे फिर वो नाटक का करें या फिर चाहे कोई गीत सुनाए, ये चीज़ें हैं, ठीक है। इस प्रकार विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों के साथ साथ अपने वरिष्ठों के साथ संबंधों का अनुभव प्राप्त होता है। वो अपने जो समकक्ष विद्यार्थी हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, सहयोग करते हैं, टीम में भी रहते हैं, मित्रता करते हैं। साथ ही साथ जो उनके टीचर होते हैं वे अपने टीचर के आज्ञा का पालन करते हैं, टीचर के सामने अच्छा बनना चाहते हैं कि टीचर उनको उनकी प्रशंसा करें, उनको इनकवरेज करें। तो ऐसा करने के दौरान बच्चों को अपने सहपाठियों का तो अनुभव मिलता ही है, लेकिन जो उनके वरिष्ठ हैं, जो उनके टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका भी अनुभव प्राप्त हो पाता है। चलिए, इसके बाद हम सबसे अंतिम स्तर पे बात करेंगे, वो है आपका उच्चतर माध्यमिक स्तर, हायर सेकेंडरी लेवल। इस स्तर पर सबसे बड़ा अधिक जोर विद्यालयी और सहविद्यालयी क्षमताओं की उपलब्धि पे होता है। माध्यमिक स्तर पे क्या होता है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम पे जोर दिया जाता है। जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं वो बच्चों को सिखाने के लिए, उसमें बच्चों को ट्रेन करने के लिए वर्क होता है, क्योंकि माध्यमिक स्तर पे वोकेशनल कोर्स को एंटर करा दिया जाता है। बच्चे विभिन्न कौशल सीखते हैं इस स्टेज में, इस स्तर पे, और योग्यता उनके अंदर विकसित होती है जो उनकी भविष्य के जीवन की रूपरेखा को तैयार करने में सक्षम उनको बनाती है। इसी स्तर पर विद्यालय में एक विशेष कक्षा बच्चों को एक समतावादी समूह के साथ कार्य करने और मिलने जुलने के असंख्य अवसर प्रदान करती है। यहाँ बच्चों को जाति, रंग, नस्ल या भेद के बिना कई अवसर मिलते हैं। आप देखे होंगे 10th की बात करें या फिर चाहे हम 12th की बात करें, दोनों का ही पेपर बोर्ड पेपर होता है, और बोर्ड पेपर को हमारे यहाँ पे ऑफिशियल माना जाता है, थोड़ा टफ माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ऐसे क्लास में कुछ बच्चे हैं जो कि पढ़ने में कमज़ोर हैं या किसी सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक वो नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, तो टीचर क्या करता है, उनकी एक्स्ट्रा क्लास लेता है। क्या करता है, एक्स्ट्रा क्लास लेता है। तो एक्स्ट्रा क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं वे समतावादी समूह के अंतर्गत आते हैं, कि उन्हें टीचर जो है एक्स्ट्रा क्लास दे के उन बच्चों के बराबर लाने का कोशिश करता है जो पहले से सारे चीज़ पढ़ लिए हैं, उनका सारा चीज़ कंप्लीट है, तो उनके समकक्ष वो आ सकें। तो इस समूह में जो बच्चे होते हैं वो ऐसे समूह से परिचित होते हैं जिन बच्चों को थोड़ा विशेष
विशेष सहायता की ज़रूरत होती है। और समतावादी समूह ऐसा होता है जहाँ पे जाति कुछ भी हो, रंग कोई भी हो, नस्ल कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। बस उसमें ये देखा जाता है कौन बच्चा कितना पिछड़ा है और उसके हिसाब से उनको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो बच्चे ये देखते हैं कि अवसर किस प्रकार से बिना भेदभाव के मिलता है, समतावादी समूह क्या होता है, इन सभी चीज़ों से वो परिचित होते हैं। तो चलिए, क्लास आपकी आज की ये कंप्लीट हो गई। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई चीज़ें समझ नहीं आई होंगी तो आप कमेंट करके हमसे आप ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं या फिर कोई आपके जूनियर हैं तो आप उनको दो चीज़ बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि बीएड चारों सेमेस्टर की क्लासेस इस चैनल पे चलती हैं, तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और एमएड एंट्रेंस की तैयारी भी इस चैनल पे कराई जाती है, तो एमएड एंट्रेंस के लिए भी वो इस चैनल से जुड़ें। एमएड एंट्रेंस की क्लासेस 2025 के लिए 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारी कराई जाती है एमएड एंट्रेंस की। इस चैनल से पढ़ के बहुत ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में, जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें बच्चों ने एडमिशन लिया है और वो आज एमएड में पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप बताने की कोशिश कीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि सोशल चेंज का पैटर्न क्या होता है। सोशल चेंज का जो कॉन्सेप्ट है उस पे मैंने पहले ही एक क्लास लिया हुआ है, तो उसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में 40 मिनट की क्लास है जिसमें मैंने सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस, एजुकेशन के साथ क्या संबंध है, वो सारी चीज़ें उसमें बताया है, तो उस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। बाकी अगले सेशन में मैं पैटर्न ऑफ सोशल चेंज पढ़ाऊँगा, फिर इसके बाद हम सोशल चेंज की थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो फैक्टर है और एजुकेशन के साथ संबंध है वो मैंने 40 मिनट वाली क्लास में पढ़ा दिया है। तो इसमें 2 क्लास होंगी और 2 क्लास में ये आपका 3 क्लास हो जाएगी। एक रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल चेंज भी पढ़ा देंगे, तो 3 क्लास में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर इसके बाद ये आपका एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1 या 2 क्लास में। फिर इसके बाद हम लोग यूनिट 4 में चलेंगे, यूनिट 4 में।